नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 18 मई 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। समय आपका 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा पेपर का। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 401 जाएंगे या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्ले लिस्ट बीएड फोर्थ सेमेस्टर ऑल पेपर दिया गया है, उस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो का सारे पेपर के सारी वीडियो का क्रम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जितना समय बचा हुआ है 401 के लिए अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको भी पता है ये पेपर थोड़ा सा टफ माना जाता है। ठीक है, तो पेपर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। इसमें नंबर भला बच्चों को 78 नंबर 74 नंबर तक लाए हैं अपने साथ पढ़ने वाले, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करेंगे तभी। जो भी समय बचा हुआ है जम के मेहनत करिए। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट आप रट डालिए, खासकर जो फुल प्रैक्टिस सेट उन्हें जरूर आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जैसे 6 है, फुल प्रैक्टिस है 6, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। ठीक है, कम से कम 20-25 क्वेश्चन इसमें आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, निश्चित रूप से इससे सभी को लाभ हो सके, निवेदन है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है? ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी अंतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। तो मापन का कौन सा स्तर वर्गीकृत स्तर के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए नामित स्तर। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। तो थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? सही जवाब हो जाएगा सी अंतराल मापनी। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेंगे और साथ में आप बने रहेंगे। ठीक है, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय बहुत कम बचा है तो आप लोग कोशिश करिए, पूरी ताकत से पढ़ाई करिए। निम्न में क्या मापन का कार्य है? ए वर्गीकरण, बी पूर्व कथन, सी निदान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। 3 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना, डी अनुपात मापनी। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नत हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? ए संरचनात्मक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी सतत आकलन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? सही जवाब हो जाएगा 6 का डी अनुपात मापनी में। अगला प्रश्न है, किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है? सही जवाब हो जाएगा ए थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के साथ संबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 8 का बी क्रमिक मापनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? ए सत्य असत्य प्रश्न, बी रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न सी बहुविकल्पी प्रश्न, डी उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है?
ए समाज मिति बी, प्रक्षेपी मित तकनीक सी, संचयी अभिलेख डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रक्षेपी तकनीकी। ध्यान रखना थोड़ा सा टेक्निकल टाइप से है ये पेपर, इसीलिए बच्चों को नंबर कम आता है, लेकिन आप लोग मेहनत करिए पूरी ताकत से। जो समय बचा हुआ है निश्चित रूप से विश्वास करिए आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो अपने साथ बच्चे जुड़े हुए हैं इसी पेपर में 80 में लगभग 78 नंबर मिला हुआ है, ठीक 74 नंबर मिला है, क्योंकि पहले जो आगरा यूनिवर्सिटी था या राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये BD 202 था, ठीक है। तो ध्यान रखना एस्टूडेंट फॉर लर्निंग पहले 202 था, तो जो आगरा यूनिवर्सिटी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रश्न है, प्रश्नावली है ए शोध विधि बी, मापन तकनीक सी, डेटा संग्रहण के लिए उपकरण डी, डेटा विश्लेषण तकनीक। तो प्रश्नावली क्या है? सही जवाब हो जाएगा डेटा संग्रहण के लिए उपकरण। अगला प्रश्न है, अर्धविपाटन विधि का संबंध है ए विश्वसनीयता से बी, वैधता से सी, वस्तुनिष्ठता से डी, मानक से। सही जवाब हो जाएगा ए विश्वसनीयता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी आत्मनिष्ठता, डी उपयोगिता। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, आत्मनिष्ठता। अगला प्रश्न है, ड्रा ए मैन टेस्ट का संबंध है ए बुद्धि, बी व्यक्तित्व, सी अभिक्षमता, डी सृजनात्मकता। सही जवाब हो जाएगा ए बुद्धि। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है ए परीक्षण द्वारा, बी साक्षात्कार द्वारा, सी अवलोकन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए अवलोकन, बी साक्षात्कार, सी प्रक्षेपी विधि, डी समाजमिति तकनीक। सही जवाब हो जाएगा डी समाजमिति तकनीक। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, ठीक है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। IQ है मतलब फार्मूला पूछा है ए मानसिक आयुपान वास्तविक आयु गुणित 100, बी वास्तविक आयु गुणित मानसिक आयु गुणित 100, सी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु प्लस 100, डी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, IQ है, सही जवाब हो जाएगा 17 का ए मानसिक आयुपान वास्तविक आयु गुणित 100। इस बात को हम लोग कई बार देख चुके हैं, शॉर्टकट में पूछता है MA/CA, ठीक है, गुणित 100। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। IQ बराबर क्या होता है? MA/CA गुणित 100। इस तरह से पूछ लेता है। इंग्लिश में बहुत देखो क्या कहेंगे इसको, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100, या हिंदी में क्या कहेंगे, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100। इससे सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। लेकिन आप इंग्लिश हिंदी दोनों में और शॉर्टकट में भी याद रखना, बार बार पूछा जाता है, हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, या MA/CA गुणित 100, या मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100, तीनों ध्यान रखना, ठीक है, निश्चित रूप से आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का संबंध है ए अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी बहुत अधिक सोचना, डी उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 18 का बी अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? ए निबंधात्मक प्रश्न, बी सत्य असत्य प्रश्न, सी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, डी उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी सत्य असत्य प्रश्न जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है, ठीक है। बाकी दीर्घ निबंधात्मक ये तो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? ए 7, बी 9, सी 10, डी 12। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 20 का सी 10। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? सी 10। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। कहने का मतलब है, यदि कोई परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों मतलब कई लोग भी चेक करते हैं फिर भी उसका समान अंक आता है तो वह परीक्षण कौन सा है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी मानक, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा बी विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए
परीक्षण पुनः परीक्षण विद बी, समानांतर प्रारूप विद सी, अर्ध विरापण विद टी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्त का मापक नहीं है। ए मध्यमान, बी सहसंबंध, सी माध्यांक, डी बहुलांक। तो केंद्रीय प्रवृत्त का मापक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी सहसंबंध। मध्यमान, माध्यांक, बहुलक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान है 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24, 22। मध्यमान मतलब होता है सभी संख्याओं का योग अपान जितनी संख्या है। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बटे 8 से भाग दे दो। इन 8 संख्याओं का योग बटे 8 कर दो, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा बी, 20.5। पूरी संख्याओं को जोड़ लीजिए, बटे जितनी संख्या 8 है 8 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या। तो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? पूरा संख्याएं 8 जोड़ दो, 8 से भाग दे दो, तो जोड़ने पे कितना आएगा? 164 आएगा। 164 भागे 8, 20.5 आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, 20.5। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण, बार बार इसको पूछता है। ठीक है, समानांतर विधि सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र है। समानांतर विधि सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा सी, 1 माइनस कोष्टक के अंदर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n कोष्टक के अंदर n स्क्वायर माइनस 1 कोष्टक बंद, कैपिटल कोष्टक बंद। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको बार बार पूछा जाता है। बहुत ही आसान है, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है लगभग हर प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, 80 अंक का है, आपको 65 प्रश्न करना है, तो एक प्रश्न 1.23 अंक का है, अगर गलत होता है तो वो नुकसान होता है। प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में परिवर्तित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, रेमंड वी कैटल। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त का मापक नहीं है। ए मध्यमान, बी माध्यिका, सी मानक विचलन, डी बहुलांक। सही जवाब हो जाएगा सी, मानक विचलन नहीं है, माध्यमान, माध्यिका, बहुलक है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जब मध्यमान एवं माध्यांक के अंक ज्ञात हो तो बहुलांक का सूत्र होगा। कहने मतलब मध्यमान, माध्यिका और बहुलक तीनों का संबंध पूछा है। तो ए 2 माध्यांक माइनस 2 मध्यमान, बी 3 माध्यांक माइनस 3 मध्यमान, सी 3 माध्यांक माइनस 2 मध्यमान, डी 3 मध्यमान माइनस 2 मध्यांक। जो मध्यमान एवं माध्यांक तथा माध्यिका के अंक ज्ञात हो तो बहुलक का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, सी 3 माध्यांक माइनस 2 मध्यमान। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, एक पॉइंट को आप ध्यान रखना, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका मीन, ठीक है, माइनस 2 मध्यमान। इस फार्मूला को हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हम ओ बहुलक को इंडिकेट करते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 मध्यमान, या फिर 3 माध्यिका बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 मध्यमान। ठीक है, कैसे भी याद करो बस। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 मध्यमान। इस फार्मूला को याद करना, हमेशा पूछता है, सवाल भी आता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 3 माध्यांक माइनस 2 मध्यमान। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 मध्यमान। गलत नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए। मैंने पहले बता दिया, मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से आप जोड़िए, 5, 2, 7, 8, 7, 15, 10, 25 और 35, 40 हो गया। संख्या कितनी है, मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 3, 2, 5 है, 5 से भाग दे दीजिए, 40 में कितना आ जाएगा, 5, 8, 40, 8 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी। बहुत ही सरल है, आप लोग गलत नहीं करना। ठीक है, सवाल जरूर आता है, 20 का सही जवाब है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़े संख्या। तो जोड़ लीजिए, बटे 5 से भाग दे दीजिए, 40 बटे 5, 8 आ गया। गलत नहीं करना है, आप लोग ध्यान रखना। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक का प्लेलिस्ट VD 401 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करिए, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। इसके पहले जो 6 वीडियो हुआ है सभी रट डालिएगा। ठीक, खासकर जो 6 है,
सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। आप बार बार पूछते हैं किस मॉडल से पढ़ा रहे हैं, तो मॉडल से नहीं, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब पहले वार्षिक एग्जाम था, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी, दोनों में आए हुए सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न यूपीटर सीटेट में महत्वपूर्ण है, वो सभी आए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न आए हुए हैं, मॉडल पेपर से नहीं है। टाइम मिलता है 4-5 दिन, देख ले तो मॉडल पेपर भी पढ़ा देंगे, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो आए हुए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही प्रश्न आता है। ठीक है, आप कहेंगे करा दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखना, इसको रट डालिए, ये सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम में हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, समानता एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, शब्दों का प्रयोग करना कहिए आप। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है परीक्षण की प्रक्रिया बी, परीक्षण का फलांकन सी, परीक्षण का मूल्यांकन डी, उपरोक्त सभी। तो एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, उपरोक्त सभी। परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, परीक्षण का मूल्यांकन, तीनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं? ए, परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी, परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी, निष्कर्षों का मानकीकरण, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपरोक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और ध्यान रखना, लगभग 47-48% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और देखते हैं। कहने मतलब आधे लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो निवेदन है, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। उम्मीद करते हैं जो 402 हो चुका है, पेपर अच्छा हुआ, उसका आंसर की डाल देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप लोग पेपर अच्छा हो। जो 401 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मेहनत करेंगे तभी अच्छा नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, पेपर अच्छा हो जाए, मिलाने के लिए तो आप कभी भी मिला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के बाद आंसर की अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप ध्यान रखना, लाइक करने से कोई नुकसान नहीं होता, ना तो सब्सक्राइब करने से, तो इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है? ए, आयु आधार विधि द्वारा, बी, अवलोकन विधि द्वारा, सी, साक्षात्कार विधि द्वारा, डी, अनुसूची विधि द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह, सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, वैधता को शामिल किए होता है। कोई परीक्षण अगर विश्वसनीय है तो वैध शामिल किया हुआ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है? ए, परीक्षण निर्माता से, बी, प्रयोज्य से, सी, परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से, डी, परीक्षण के व्यक्तित्व से। परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग अंक स्तरीय आकलन की नई धारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेडिंग अंक स्तरीकरण आकलन की नई उदाहरण है जिसका प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड अर्थात स्तर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अंक स्तरीय तथा ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं? सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, बैरो, डंडेकर और तथा हिल। तो अंक स्तरीकरण पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं, सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, बैरो, डांडेकर तथा हिल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने थे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने था। सही जवाब हो जाएगा सी, फ्रांसीसी थे। तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो थे रहना तो बेस्ट रहता। अगला प्रश्न है, एक वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं? ए, बेहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया सकता। बी, इसमें समय अधिक लगता है। सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। बेहद जनसंख्या के लिए इसके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया सकता, इसमें समय अधिक लगता है। अगला प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, शेयर साथ साथ करें। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं? ए, व्यक्त परीक्षण होते हैं,
बी ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते, सी इनके प्रशासन तथा अंकन में उच्च विशिष्ट परीक्षण की आवश्यकता होती है, डी ये बहुत खर्चीले होते हैं। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। अगला प्रश्न है CGPA का पूरा नाम है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है CGPA, सही जवाब हो जाएगा ए, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि का मापन से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक। अगला प्रश्न है बुद्धि के प्रकार हैं, ए अमूर्त बुद्धि, बी मूर्त बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अमूर्त, मूर्त और सामाजिक तीनों बुद्धि के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है, ए गाल्टन, बी स्काउट, सी पकिंघम, डी बर्ट। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, गाल्टन। अगला प्रश्न है देखिए फिर से एक तरह से आ गया प्रश्न, तो बुद्धि लब्ध होती है, सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, मेंटल एज अपान क्रॉनिकल एज गुणित 100, या MA अपान CA गुणित 100। ठीक है, गलत नहीं करना आप लोग, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, 3 प्रकार के। गैरेट तथा थार्डाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। टेंजिबल और रियल इंटेलिजेंट, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, सोशल इंटेलिजेंट, नाम याद रखना तीनों। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धि लब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा सी, श्रेष्ठ बुद्धि के। ठीक है, अगर 90 से ध्यान रखना, 91 से 110 इसमें क्या होते हैं, सामान्य आते हैं, 140 प्लस अगर है तो ये प्रतिभाशाली हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिभाशाली आ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ 100 से 120 बुद्धि लब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं, तो सी, श्रेष्ठ बुद्धि। अगला प्रश्न है मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, अनुपात स्तर सबसे ऊंचा स्तर है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। और मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, नामित स्तर। तो ध्यान रखना, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन है, अनुपात स्तर, निम्न स्तर, नामित स्तर। ठीक है, दोनों याद रखना आप लोग, भूलना नहीं, दोनों पूछा गया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो एग्जाम होते थे पहले, ये पेपर सेकंड ईयर में थे। ठीक है, BD 202 इसमें फॉर लर्निंग, तो आप लोग पेपर इसका हल कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। बाकी हम लोग इसमें प्रश्न सारा सम्मिलित किए ही हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, बाकी हमने ग्रुप में भी डाल दिया है, आप लोग ध्यान रखना, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन दोनों जब आप देखेंगे तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे ऊपर लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए दोनों, इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, खासकर टेलीग्राम की इच्छा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप देख लीजिए। प्रश्न है किस मापन में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है, सही जवाब हो जाएगा बी, अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं, ए मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, बी स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, सी प्रेक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है जेड स्कोर का प्रसार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। जेड स्कोर का प्रसार है तो -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, क्रमित मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है। अगला प्रश्न है ध्यान रखना, नामित मापनी सबसे निम्न है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, नामित मापनी जो है मापन स्तर का सबसे निचला है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर, ये गलत है। ठीक है, क्रमित नहीं बल्कि नामित है। अगला प्रश्न है यह परिभाषा किसने दी है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, गुड्स ने। अगला प्रश्न है
आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना विशेष रूप से, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप लोग पूछते हैं कौन से मॉडल पेपर से, तो मॉडल पेपर से एक भी प्रश्न नहीं है, कहने मतलब मॉडल पेपर से नहीं, बल्कि जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप रट लीजिए, ठीक है। प्रश्न है, किसने कहा है मापन वस्तु या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, जेपी गिलफर्ड। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है ए वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी घटना को संख्या प्रदान करना, सी नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा डी, बेंजामिनियस ब्लूम। अगला प्रश्न है, सामग्री का अर्थ को समझना मूल रूप से है। सही जवाब हो जाएगा डी, बोध। मॉडल पेपर में देखें तो ज्ञान दिया है, लेकिन बोध इसका सही, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है। नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुप्रयोग कहलाता है। विश्लेषण मतलब दो चीज़ों को, किसी चीज़ को दो भागों में बांटना, अलग अलग करना, ठीक है। संश्लेषण मतलब जोड़ना, दोनों याद रखना, अगर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है। हमने अभी पहले तुरंत बोला कि अलग करना विश्लेषण, लेकिन एक साथ रखना, तो एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना क्या कहलाएगा? जोड़ रहे हो आप। ए अनुप्रयोग, बी ज्ञान, सी मूल्यांकन, डी संश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, संश्लेषण। तो कई विचारों को एक साथ रखना संश्लेषण कहलाता है, और किसी विचार को कई भागों में बांटना विश्लेषण, दोनों याद रखना। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है। सही जवाब हो जाएगा सी, बौद्धिक कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रियात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना डी, मूल्यांकन, ठीक है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी में ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, संज्ञानात्मक डोमेन में। संज्ञानात्मक डोमेन में क्या है? ज्ञान है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा बी, छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है। सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, समानांतर माध्य से। अगला प्रश्न है, दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, सहसंबंध। अगला प्रश्न है, टी स्कोर का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। सी 50 + 10Z, और जेड का मान अगर पता है आपको तो इसमें रख के टी स्कोर भी पूछ सकता है, ठीक है। 60 में पूछा है 50 + 10Z, लेकिन ये अलग से भी पूछ सकता है, जेड का मान रख के भी यहाँ पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। सी इसका सही जवाब है। और जेड बराबर क्या होता है? सिग्मा x - m अपान सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, ठीक है। तो इस जगह पे सिग्मा अगर x - m अपान सिग्मा, x - m अपान स्मॉल सिग्मा कर सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 50 + 10 कोष्टक के अंदर x - m अपान 6, ध्यान, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, मध्यमान नहीं है। जेड प्राप्तांक, सी प्राप्तांक, टी प्राप्तांक है। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है। मानक विचलन, ध्यान में, जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 1 होता है, ठीक है। स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है, ध्यान रखना। स्टेन ऐसे याद रखो। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 10 बिंदुओं वाली स्टेन। यस, 10 मतलब 10, तो स्टेन मतलब 10 बिंदुओं वाली। और अगर यही चीज़ें स्टेन 9 पूछे तो 9 बिंदुओं वाली, ठीक है, दोनों पूछा गया है। स्टेन पूछे तो ध्यान रखना 10 बिंदुओं वाली, स्टेन 9 पूछे तो ऐसे याद रखिए 9 बिंदुओं वाली, ठीक है, दोनों याद रखना महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न है, आप उसके जवाब जरूर दीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हो सकता है सारे आ जाएं या फिर 2 आ सकते हैं।
आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ए व्यक्तिगत शिक्षार्थी बी सीखने समुदाय, सी एक अकादमिक कार्यक्रम, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। ए मध्यमान बी माध्यिका, सी बहुलक, डी मानक विचलन। अगला प्रश्न है किस मूल्यांकन किस पर आधारित होता है। ए पाठ वस्तु, बी उद्देश्य, सी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है मानक मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है। ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी सम अंतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये किसने कहा। ए एच वेमर्स, बी टी एल टारगर्सन, सी कोठारी कमीशन, डी एच जे क्लासमेयर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ए मानक, बी निर्माणात्मक, सी योगात्मक, डी सी। अगला प्रश्न है आकलन की विशेषताएं हैं। ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी शैक्षिक सुधार, सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 401 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट से जाकर भी आप देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8, खास करके 401 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें बच्चों का बैग बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आप लोग इतना अच्छे से मेहनत कर लीजिए कि आपको अच्छे से नंबर आ जाए। कुछ नहीं करना है, आपको सारे प्रश्न जो फुल प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए सारे प्रश्नों को रट डालिए जो भी 5-6 दिन बचा हुआ है ना, तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।